नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक सामाजिक कहानी है। नाश्ते के बाद मैं पति का टिफ़िन तैयार कर रही थी। तब तक उन्होंने मना कर दिया और बोले, आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, छुट्टी लेनी पड़ेगी। मैं बोली, छुट्टी लेनी पड़ेगी? ऐसा क्या काम आ गया? पति थोड़ा सा गंभीर होकर बोले, तुम थोड़ा दिल की कच्ची हो ना, इसलिए तुम्हें रात को नहीं बताया। मेरे पास तुम्हारे भाई का रात को ही फ़ोन आ गया था कि तुम्हारे बसंत चाचा का देहांत हो गया है। सभी घर वाले कुछ देर में तुम्हारे साथ अंतिम संस्कार में चलेंगे। बसंत चाचा, जो मेरे सगे चाचा भी नहीं थे, वो तो मेरे दादा के भाई के लड़के थे। वो पैसे वाले लोग थे। उनके साथ मेरे परिवार का कोई खास घनिष्ठ संबंध तो नहीं था। उनके घर हमारा कोई खास ज़्यादा आना जाना भी नहीं था और उनके साथ ऐसा कोई आत्मीयता का रिश्ता भी नहीं था। इसलिए मुझे कोई दुख हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं, और उनकी भी उम्र हो गई थी, इसलिए मर गए होंगे। सास और पति को लग रहा था कि मैं ये खबर सुन के रोने लग जाऊंगी। मेरे पति बार बार मेरी मुंह की तरफ देख रहे थे, इसलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में आके बैठ गई। मेरे पति पीछे पीछे आए और फिर बोले, यार रोशन, ज़्यादा दुखी मत होना। ये तो दुनिया की रीत है, जो आया है उसे तो एक दिन जाना ही होता है और इस परम सत्य को कोई नहीं बदल सकता। थोड़ी हिम्मत रखना। मैं जानता हूँ तुम दिल की कच्ची हो, इसलिए दुख सहन नहीं कर पाती। मेरी शादी को अभी सिर्फ 6 ही महीने हुए थे और शादी के बाद मेरे मायके में ये पहली ऐसी घटना थी, मौत थी। और मरने वाला भी कोई इतना करीबी रिश्तेदार नहीं था कि आंखों में उसके बारे में सोच के आंसू ही छलक आए। बसंत चाचा अलग थलग रहने वाला इंसान था, फिर भी अंतिम संस्कार में तो जाना ही था और ये रीत तो दुनिया की है तो निभानी ही थी। पर मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मैं वहां जाके रोऊंगी कैसे। पति तो मुझे संतावना देके कमरे के बाहर चले गए। इतने में माँ का भी फोन आ गया। माँ बोली, बेटी जल्दी घर आ जाना, उन्होंने कल शाम को ही प्राण त्याग दिए थे, इसलिए ज़्यादा देर तक उनके शरीर को नहीं रख सकते। 11 बजे के पहले ही उनके शरीर को उठा लिया जाएगा। मैं धीरे से बोली, एक बात बताओ माँ, क्या घर में प्रवेश करते ही मुझे रोना होगा? माँ बोली, कैसी बात करती हो बेटी, तुम बेटी हो, रोते हुए तो तुम्हें आना ही होगा। मैं बोली, पर मुझसे रोया नहीं जाएगा माँ, पागल हो गई हो क्या? लोग क्या कहेंगे? झूठ मूठ का ही सही, रोना तो तुम्हें पड़ेगा बेटी, दुनिया की यही रीत है। बेटियां अंतिम संस्कार में रोती हुई ही आती है। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो लोग बातें बनाएंगे। तुम्हारे साथ तुम्हारी सास और जेठानी भी आएंगी। अगर रोओगी नहीं तो मायके और ससुराल दोनों जगह लोग बातें बनाने लगेंगे। मैं बोली, मगर माँ, मेरे आंसू निकलेंगे कैसे? बसंत चाचा से कौन सा नज़दीक का रिश्ता था हमारा? उन्होंने तो हमारा बुरा ही सोचा था हमेशा से। मुसीबत में दुश्मनों के साथ जाके खड़े हो जाते थे, और ऐसे इंसान के लिए मैं आंसू कैसे निकाल पाऊंगी? माँ बोली, बेटा, इंसान के गुजर जाने के बाद सारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं। सब कुछ भूलकर समाज के रीति रिवाज निभाने ही होते हैं। तुम थोड़ा सा घूंघट निकाल लेना, तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि असल में रो भी रही हो या नहीं। माँ ने बहुत सारी हिदायतें देके फ़ोन काट दिया था, मगर मैं तो ससुराल में भी घूंघट नहीं निकालती थी, फिर मायके में घूंघट कैसे निकालूंगी? और अगर निकाल भी लिया तो रोऊंगी कैसे? मेरे लिए तो ज़िंदगी की बहुत बड़ी परीक्षा थी। समाज की इन बनावटी परंपराओं पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर रोना नहीं आ रहा है तो फिर ये नाटक क्यों? और ये नाटक हम महिलाएं ही क्यों करें? पुरुष तो ऐसे कामों में महिलाओं से पीछे हो जाते हैं। मर्दों के रोने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। रुदाली तो महिलाओं को ही बनना होता है। झूठ का रो या सचमुच का, रोना तो पड़ेगा। और हमारे राजस्थान में कुछ समुदायों में आज भी रुदाली यानी पेशेवर रोने वाली बुलाई जाती है, जो रोने का भी पैसा लेती है। बाकी समुदाय के में हर महिला को ही रुदाली बनना पड़ता है। आज अगर मृतक अजीज हो, करीबी हो, तब तो रोने में कोई परेशानी नहीं होती है, खुद ब खुद आंसू आ जाते हैं। मगर बहुत सी जगह झूठ मूठ का रोना पड़ता है। शायद इस तरह की परिस्थितियों से हर महिला को गुजरना पड़ता है। बसंत चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गाड़ी मेरे मायके की तरफ से चल पड़ी थी। मुझे जिंदगी में पहली बार रोने का अभिनय करना था, जो मेरे लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। गाड़ी में मेरी सास, जेठानी और एक मोहल्ले की भी दूसरी औरतें भी थीं। इसके अलावा पुरुषों में मेरे पति और ससुर थे। मैं चुपचाप गठरी सी बनी सीट पर बैठी थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी, प्लीज़ भगवान, समय से मुझे रुला देना ताकि लोगों के मुंह बंद हो जाए।
और वो मेरे बारे में बातें ना बनाने लग जाए। मुझे हमेशा अभिनय से डर लगता था। इसी कारण कॉलेज तक की पढ़ाई में मैंने किसी भी कार्यक्रम में अभिनय नहीं किया था। मगर आज मुझे रियल ज़िंदगी में अभिनय करना था, और एक ऐसा नाटक जिसका रियल आना नज़र आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ज्यों ही गाड़ी बसंत चाचा के घर के सामने रुकी, हम सब नीचे उतर आए। मेरे पति और ससुर हमारे पीछे हो लिए। हम सब महिलाओं को आगे चलना था। सास ने होले से मेरा हाथ दबाया, जैसे कह रही हो, बहू अब स्टार्ट हो जाओ। मैंने भगवान का नाम लिया और आंखें बंद की। बड़ा सा घूंघट चेहरे पे निकाला और फिर दहाड़े मार मार के रोने लगी। शुरू में तो मुझे लगा कि मैं नाटक कर रही हूँ, मगर मेरे रोने का असर आसपास के लोगों पर देखकर मुझे लगा चलो रियल लग रहा है। वहाँ अंतिम संस्कार में आए लोगों में से एक ने तो कह दिया, शायद बेटी आई है। सबसे ज़्यादा दुख तो इन बेटियों को ही होता है। ये खुद भी रोती हैं और दूसरों को भी रुला देती हैं। ये शब्द मेरे कानों में पड़े तो मेरा रोना और भी ज़्यादा बढ़ गया। आंसू आंखों से बाहर निकल आए थे। चेहरा पूरी तरह से रुलाई से ढल गया था। मैंने घूंघट हटा दिया था। रोते हुए, दहाड़े मारते हुए मैं आगे बढ़ रही थी। मुझे मेरी सास और जेठानी ने दोनों तरफ से पकड़ रखा था। रोते रोते मेरी नज़र मेरे भोले भाले पति पे पड़ी। बेचारा, वो भी मुझे रोते देख कर रो पड़ा था और रुमाल से अपनी आंखें पोंछ रहा था। जब तक मैं अंदर आंगन तक पहुंची, तब तक मेरी रुलाई नाटक से हकीकत में बदल चुकी थी, क्योंकि आंगन में सभी तो अपने थे। मेरा परिवार भी वहां मौजूद था। माँ तो नज़दीक आके मुझे ढांढस बंधाने लगी थी कि बेटी रो मत, रोते से जाने वाले लौट के नहीं आते। उसके बाद सभी ने मुझे समझाया, बहलाया। अब चुप हो जा बेटी, कहते हुए मुझे चुप कराया। उस दिन से मेरे अंदर से रोने वाला सारा भय निकल चुका था। अब मैं किसी जगह रो सकती हूँ। जहाँ मेरा कोई अपना गुजरता है, वहाँ तो दिल भी रोता है और आँख से आंसू भी आते हैं। पर जहाँ कोई आत्मीयता भी नहीं होती, मरने वाले से दिल से कोई जुड़ाव भी नहीं होता, वहाँ भी मैं आसानी से रो लेती हूँ। अब रोते रोते ये भी पता चलता है कि नाटक कर रही हूँ या रियल में रो रही हूँ। रोना औरतों के ही हिस्से आया है, शायद इसीलिए कि औरत का दिल कोमल होता है, या फिर शायद रोते रोते औरत का दिल कालांतर में कोमल होता चला गया है। कुछ तो दुखों ने रुलाया होगा, कुछ परंपराओं ने रुला दिया, और इस तरह से हर औरत रुदाली बन गई, जिसे पुरुष रोने के लिए आगे कर देता है और खुद पीछे हो जाता है। औरत माँ है, बेटी है, बहन है, गृहिणी है। उसके बहुत सारे रूप हैं, और उन्हीं रूपों में से एक रूप रुदाली का भी है। वह रस्मों को निभाने के लिए रो रही होती है, और उसी के रोने से ये रस्में चल रही होती हैं। जिस दिन वो औरत पुरुषों की तरह कठोर बन जाएगी, उस दिन ये सारी रस्में फीकी पड़ जाएंगी। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।